भारत का इतिहास। भारत का इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें भारत के बारे में बताया गया है। मानव जाति को पहली बार अफ्रीका में देखा गया था, इसीलिए मानव जाति का पालना या मूल स्थान अफ्रीका को कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका के हादर, ओल्डुबाई, लोतोली आदि स्थानों से खुदाई में विश्व का प्राचीनतम मानव कंकाल प्राप्त है। यहाँ से प्राप्त मानव कंकाल को होमो इरेक्टस कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन मानव कंकाल नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त है। इसकी खोज 1982 में हुई थी। नर्मदा घाटी के कंकाल जो हथनोरा से प्राप्त है, यह मादा थी। इसकी उम्र लगभग 27 से 32 वर्ष के बीच बताया गया है। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव कंकाल का कपाल क्षमता लगभग 1115 से 1421 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह कंकाल होमो इरेक्टस से उच्च किंतु होमो सेपियन की श्रृंखला के करीब अर्थात निम्न थे। भारत में पुरातात्विक स्रोतों का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। विश्व में पुरातात्विक वस्तुओं को कोपेनहेगन संग्रहालय में रखा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में तथा डेनमार्क यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। भारत में पुरातात्विक वस्तुओं को मानव संग्रहालय अर्थात ह्यूमन म्यूजियम में रखा जाता था, लेकिन मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह स्थल एमपी के भोपाल में स्थित है। किन्हीं वस्तुओं का एज निकालने के लिए 3 विधि पर्याप्त है। पहला, कार्बन 14। कार्बन 14 से किसी जीवाश्म का आयु प्राप्त किया जाता है। 5800 वर्ष बाद किसी जीवाश्म के कार्बन की संख्या आधी हो जाती है। दूसरा, थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस द्वारा किसी वस्तु को कब गर्म किया गया है, इसकी आयु निकाला जाता है। तीसरा, यूरेनियम विधि। यूरेनियम विधि द्वारा किसी चट्टान या मिट्टी का आयु प्राप्त किया जाता है। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित भी मिला है और पढ़ा भी जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल का कालखंड लगभग 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल के कालखंड 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तथा ऐतिहासिक काल के कालखंड 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक तय किया गया है। भारत के इतिहास को लिखित साक्ष्यों के अनुसार जॉन ब्रूस फुट ने बांटा है, लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन ने भारत के इतिहास को
त्रियुगीन बांटा है। क्रिश्चियन थॉमसन के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युग, आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग और ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, पाषाण युग पढ़ते हैं, अर्थात स्टोन एज। पाषाण युग को 3 भाग में बांटा है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण का एज लगभग 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल के 12,000 बीसी से अर्थात ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तथा नवपाषाण काल का कालखंड लगभग 5,000 बीसी से 3,000 बीसी के आसपास बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में मानव आग की खोज कर ली थी, लेकिन इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मानव अपने जीवन का सर्वाधिक समय पूरा पाषाण काल में ही बिताया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट नामक पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग संस्कृति से संबंधित सबसे ज़्यादा तथा सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त है। इसलिए चॉपर चॉपिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा, हैंडेक संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, आधुनिक नाम चेन्नई, के बादमदुराई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त है। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। हैंडेक संस्कृति से संबंधित पहला अवशेष रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। निम्न पूरा पाषाण काल में प्रयोग होने वाले औजारों को ओल्डोवान तथा इल्यूशियन भी कहा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल को आरंभिक पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी से भी औजार प्राप्त है। मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चर्ट तथा फ्लिंट पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। मध्य पूरा पाषाण काल में प्राप्त औजारों तथा उपकरणों को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में प्रयोग होने वाले औजारों को मोस्टेरियन भी कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल का अवशेष सोन घाटी एमपी, बेलन घाटी यूपी, नर्मदा घाटी एमपी तथा तुंगभद्रा घाटी कर्नाटक से मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ था, अर्थात होमोसेपियन की उदय हुआ था। मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं, इस काल के लोग आखेटक तथा पशुपालन करते थे तथा कभी कभी मछली भी पकड़कर खाते थे। इस काल में औजार छोटे हो गए थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867
1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से संबंधित पहला अवशेष प्राप्त किया था। मध्य पाषाण काल के हड्डियों से संबंधित स्थल। पहला, दमदमा। दमदमा से 41 मानव स्वाधान ज्ञात हुए हैं, जिनमें से एक स्वाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाते हुए मिले हैं, जबकि सराय नहराई से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। दमदमा तथा सराय नहराई दोनों स्थल मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल के हड्डियों से संबंधित स्थल केवल दमदमा है, न कि सराय नहराई। दूसरा स्थल महदहा। महदहा भी यूपी में है। यह भी मध्य पाषाण काल का हड्डियों से संबंधित स्थल है। महदहा से हड्डियों का औजार तथा आभूषण मिले हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित कृषि स्थल आदमगढ़ एमपी, सराय नहराई यूपी तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त है। मध्य पाषाण काल का पशुपालन स्थल। पहला, आदमगढ़ एमपी, दूसरा बागोर। मध्य पाषाण काल का पशुपालन स्थल आदमगढ़ जो एमपी में है, बागोर जो राजस्थान में है। यदि आदमगढ़ और बागोर ऑप्शन में दोनों रहे तो आदमगढ़ को टिक आउट करना है। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका जो एमपी से है, यहाँ से गुफा चित्रकारी प्राप्त है और यह गुफा में हरा एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यह चित्रकारी अर्थात भीमबेटका से प्राप्त गुफा चित्रकारी अर्थात सेल चित्रकारी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में न्योलिथिक एज कहते हैं, इस काल के लिए अर्थात नवपाषाण काल के लिए न्योलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। इस काल से संबंधित प्रथम उपकरण यूपी के टोंस नदी घाटी से 1860 ईस्वी में लेमेशुरियल ने प्राप्त किया था। इस काल को मेघालिथ भी कहते हैं। नवपाषाण काल में कृषि तथा पशुपालन होता था। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, से प्राप्त है। यहाँ से गेहूं का कृषि का साक्ष्य मिला है, जो 7000 BC पुराना है। मेहरगढ़ सुलेमान एवं किरधर पहाड़ी के बीच में स्थित है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से भारत के तीनों कालखंड का अवशेष प्राप्त है, अर्थात भारत के इतिहास का प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल का अवशेष प्राप्त है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा यूपी से प्राप्त है। आधुनिक खोज के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त है। लहुरा देव यूपी में है। यहाँ से प्राप्त चावल का साक्ष्य है जो 8000 ईसा पूर्व है, जो मेहरगढ़ के गेहूं से भी पहले का है। मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज जौ है, जो इराक के मेसोपोटामिया के सभ्यता से प्राप्त है। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तवास तथा मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल में पहिया तथा मृदभांड की खोज हो चुकी थी। नवपाषाण काल में
धूसर मृद भांडों का प्रयोग हुआ है। नवपाषाण काल में धूसर मृद भांडों, जिसे इंग्लिश में ऑकरी कलर पॉटरी, शॉर्ट में OCP मृद भांड कहते हैं, का प्रयोग हुआ है। धूसर मृद भांड का नामकरण हस्तिनापुर यूपी से हुआ है, लेकिन प्रथम मृद भांड का साक्ष्य प्रयागराज, प्राचीनतम नाम इलाहाबाद से प्राप्त है। पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण युग के बीच मध्यम आकार के औजार, प्रस्तर, विदारक तथा गंडासा आदि अच्छे पत्थरों से बने होते थे। नवपाषाण काल के अंत में तांबा का खोज हुआ। इस तरह मानव द्वारा प्रथम धातु की खोज तांबा हुई। इसके बाद पाषाण तथा तांबा दोनों प्रयोग होने लगे और इसलिए नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आ गया। ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र थे। महाराष्ट्र के इनामा गांव, यहाँ से मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान का साक्ष्य मिला है। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति मिली है। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, यह स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड तथा गेंडा प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कलश स्वाधान के प्रमाण मिले हैं। कलशों को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, अर्थात ताम्रपाषाण कालीन का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद था। नदवा टोली, यह भी स्थल महाराष्ट्र में ही है। इसका उत्खनन HD सांकालिया द्वारा किया गया था। यह महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इस स्थल से चित्रित काले मृदभांड का साक्ष्य मिला है। अर्थात ताम्रपाषाण काल से संबंधित 3 स्थल इनाम गांव, दैमाबाद तथा नदवा टोली, तीनों का तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य पाए गए ताम्रपाषाण कालीन उपकरण को कायथा संस्कृति कहा गया है। कायथा संस्कृति से संबंधित उपकरण सबसे ज़्यादा MP के चंबल नदी के क्षेत्र से प्राप्त है। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त MP के नर्मदा क्षेत्र से उपकरणों को मालवा संस्कृति कहा गया है। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य राजस्थान के उदयपुर से प्राप्त ताम्रपाषाण उपकरणों को आहार संस्कृति कहा गया है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के मध्य महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव से प्राप्त ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों को जोरवे संस्कृति कहा गया है। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य गुजरात के तटीय क्षेत्र से प्राप्त ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों को प्रभास संस्कृति कहा गया है। स्वाल्दा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र के इनामा गांव से प्राप्त उपकरणों को स्वाल्दा संस्कृति कहा गया है। ताम्रपाषाण काल के अंत में कांसा का खोज हो गया, जिसका उपकरण सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांसा तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है।
ताम्रपाषाण कालीन के मुख्य स्थल दैमाबाद तथा इनाम गांव से मृतकों को फर्श में अस्थि कलशन में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में दफनाने जाने का साक्ष्य मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता 4 अलग अलग स्थानों पर गहन कृषि क्षेत्र से शहरों के विकास की तरफ बढ़ी। पहले कस्बे बने, फिर शहरों का विकास हुआ। ये चारों सभ्यताएं अलग अलग नदियों के घाटियों में स्थित थी, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट में मेसोपोटामिया। टिग्रिस को दजला और यूफ्रेटस को फरात भी कहते हैं। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता तथा हांगो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, हांगो नदी पर चीन की सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता का कालखंड जॉन मार्शल के आधार पे 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता का कालखंड कार्बन 14 के अनुसार 2350 से 1750 बीसी मानी जाती है और यह कालखंड सिंधु सभ्यता का सबसे मान्य कालखंड है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले दिया था अपने पत्रिका के माध्यम से, जिसका नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी था। यह जानकारी 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 ईस्वी तक किया तथा इन्होंने ही सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रथम पुरातात्विक की खोज किया था, लेकिन वह इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कनिंघम ने ही बताया था। सिंधु सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कनिंघम ने ही बताया था कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी शहर सुत्का-गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के बगल में है। सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर मांडा, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर, जो यूपी के हिंडन नदी के प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के परवरा नदी के प्रांत में स्थित है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने 1516 बीसी में किया था और सिंध क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य पर एक प्रांत अर्थात हिस्सा बना लिया था। अर्थात भारत में पहला विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। ईरानी वासियों ने सिंधु को हिंदू उच्चारण करते थे, क्योंकि वे सब सा का उच्चारण कर नहीं पाते थे। बाद में यही हिंदू से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हो गई। सिंधु सभ्यता के सबसे पहला स्थल
जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खुदवाया गया और उस स्थल का नामकरण जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा रखा था। सिंधु सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा शहर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा स्थल से मिला सामग्री निम्नलिखित है: कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। एक कतार में 6 अन्नागार मिले हैं, जो प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। यह नदी के कुछ ही दूरी पर स्थित है। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की औखली, ताबूत स्वाधान, RH-37 कब्रिस्तान, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, गेहूं तथा जौ का अवशेष, एक सींग वाला जानवर, कांसे का आईना, मछुआरे का चित्र। सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर मोहनजोदड़ो, जो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। इस शहर की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में तथा खुदाईकर्ता राखलदास बनर्जी के माध्यम से हुआ। यह शहर सिंधु नदी के प्रांत में स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में हड्डियों का ढेर मिला है। यहाँ की हड्डियाँ अंग भंग थी, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई युद्ध हुआ होगा, अर्थात मोहनजोदड़ो में पाई गई हड्डियों से युद्ध का प्रतीक होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री: पुरोहित आवास, स्नानागार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। इसकी निर्माण ईंटों से हुई है। यह अन्नागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। कुआं का साक्ष्य मिला। अन्नागार: यह अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत थी तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से कपास का साक्ष्य मिला। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, अर्थात सिंधु सभ्यता से कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त है। यूनानियों ने सिंधु वासियों जो कपास उगाते थे उसे सिंडन या फुलूनो कहते थे। सिंधु सभ्यता के सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। यहाँ से पशुपति शिव, सभागार, नर्तकी की मूर्ति, यह मूर्ति कांसे का था, तांबा का ढेर, हाथी का कपालखंड, घोड़े का दांत तथा महाविद्यालय प्राप्त है। सूत का गेंडोर 1927 ईस्वी में ओरेन अस्टाइन द्वारा इस शहर की खुदाई किया गया। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। यह शहर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर था। यहाँ से प्राप्त सामग्री: तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन प्राप्त है। चंद हुदड़ो 1931 ईस्वी में J.H. मैके के नेतृत्व में गोपाल मजुमदार ने खुदाई किया था।
यह शहर सिंधु नदी के किनारे नवाबशाह जिले में स्थित था। नवाबशाह जिला पाकिस्तान में है। यहाँ से आमतौर फीमेल के वस्तुएं मिले हैं, जैसे मेकअप के वस्तु, काजल, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक, शीशा। इनके अलावा यहाँ से कांसे की गुड़िया, सुई धागा, कुत्ता बिल्ली को पीछा करने का निशान, अलंकृत ईंटें, अलंकृत हाथी, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, वर्गाकार ईंटें, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त है। चंद हुजड़ों के सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। यह शहर सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। सिंधु सभ्यता के शहरों के अंत में दड़ों या कोट लगा रहता है तो वह शहर पाकिस्तान का होता है, जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरीद जोदड़ो, बालाकोट, डागरकोट इत्यादि। सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा स्थल भारत में गुजरात से प्राप्त है। धौलावीरा, इसकी खुदाई 1990 से 91 के मध्य रविंद्र सिंह अर्थात RS बिष्ट द्वारा किया गया। धौलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा से जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त है। यहाँ से जल को रोकने के लिए 16 से ज़्यादा जलाशयों का निर्माण किया गया था। सुरकोटदा, इसकी खुदाई 1964 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा किया गया। सुरकोटदा स्थल गुजरात के कच्छ में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त सामग्री कलश स्वाधान, घोड़ा का कंकाल, बंदरगाह का साक्ष्य। यहाँ से तराजू का साक्ष्य मिला है। यहाँ का तौल का इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। लोथल, इसकी खोज 1955 से 1957 ईस्वी के मध्य हुई थी। यह शहर गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खुदाई डॉक्टर RS राव, जिसे रघुनाथ राव भी कहते हैं, ने किया था। लोथल के बंदरगाह पर ईरान, जिसे फारस भी कहते थे, के बेलनाकार मुहर प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि लोथल एक विदेशी व्यापारिक शहर था। यहाँ से 3 ऐसे कब्र मिले हैं जहाँ युगल स्वाधान मिला है, अर्थात इससे सती प्रथा का प्रतीक होता है। लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ शव मतलब लाश को जलाया भी जाता था तथा दफनाया भी जाता था। यहाँ के घरों के दरवाजे रोड की ओर खुलता था। लोथल के मोहरों में एक सींग वाला जानवर का प्रयोग किया गया है। लोथल से हाथी का दांत का साक्ष्य मिला है। लोथल से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका अर्थात हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल से प्राप्त मृदभांड पर एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। लोथल से सोने के मनके प्राप्त हैं। लोथल के एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं।
रंगपुर। यह शहर की खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 के मध्य में किया था। यह शहर सुखभादर नदी के तट में स्थित है। सुखभादर नदी को भादर नदी भी कहा जाता है। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, अर्थात धान होने का साक्ष्य मिला है। रोपड़। यह स्थल पंजाब में स्थित है। यह स्थल की खोज यगदत्त शर्मा द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। यह शहर सतलज नदी के तट में स्थित है। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अर्थात रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त है। सुतका गेंडोर से भी तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त है, अर्थात सुतका गेंडोर तथा रोपड़ दोनों स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त है। बनवाली, हरियाणा। यह शहर की खोज आर.एस. बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था। यह शहर रंगोई नदी के तट में है। बनवाली शहर से सड़क के किनारे नालियों का अवशेष मिले हैं। यहाँ के सड़कें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ से पक्की मिट्टी अर्थात टेराकोटा का हल मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी शहर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह शहर सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहा जाता था। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। कालीबंगा। यह शहर राजस्थान में स्थित है। यह शहर की खुदाई ब्रजवासी लाल, जिसे बीबी लाल, तथा बालकृष्ण थापड़, जिसे बीके थापड़ कहा जाता है, ने किया। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित था। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य लोथल से भी मिला है। कालीबंगा से सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त है। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ भी पाई गई है। कालीबंगा के कब्रों में एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से एक ऐसा कब्र मिला जहां एक कब्र में 2 व्यक्तियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता से संबंधित अन्य जानकारी। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर लघु लेख के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियाँ बनी मिली है। सिंधु सभ्यता के मोहरों को बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सेल खड़ी का होता था। सेल खड़ी एक प्रकार का सफ़ेद रंग का मरा हुआ पत्थर होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला पशु का आकृति मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ये लिखावट को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के सड़कें एक दूसरे को
समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त है, जो 1800 BC का है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित था। यहाँ के लोगों ने पीपल वृक्ष का पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग घड़ियाला जलीय जीव की भी पूजा करते थे तथा यहाँ के लोग डॉव पक्षी का पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग सभी धातु से प्रचलित थे, सिवाय लोहा के छोड़कर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी तथा दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था।